चलिए तो सेशन करते हैं शुरू। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल दोनों से आपको पता चल ही गया है कि आज हमें 7 to 8 वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होगा कि आखिर ये 7 to 8 वाले क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने सीपीसीटी का ब्रह्मास्त्र किया था, जो कि अंतिम पड़ाव होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो कल से आपके पेपर स्टार्ट हैं, तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा आप जाके देखिएगा, क्योंकि वहां पर आपका पेपर कैसा रहने वाला है। 4 शिफ्ट होंगी पेपर में, चारों में किस प्रकार से पेपर डिजाइन होगा, हमने मल्टीपल क्वेश्चन के साथ इन चीज़ों को समझा है। चाहे वो मैथ्स का पार्ट हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर तो आपको बेस बनाते हुए चीज़ें समझनी होती हैं। आज हमें क्या करना है, 7 to 8 वाले क्वेश्चंस करने, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते, लेकिन कभी कभी आते हैं, लेकिन डराते बहुत हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डीप तक ले जाते हैं, और डीप तक ले जाने के रीजन की वजह से इन्हें हमेशा नहीं लिया जाता। तो इस सेशन को देखने के लिए मैं उन्हीं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा जिनको एक भी नंबर मिसिंग नहीं करना। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो अगर आप एक बार इस लेक्चर को स्किप भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन का 100% चांस नहीं होता कि आते ही आते हैं, लेकिन भाई आते हैं तब परेशान ज़्यादा करते हैं। तो मैं जो लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते उनके डिमांड पर इस सेशन को लेके आता हूँ। पीडीएफ भी इसका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ हम कंसेप्ट भी बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बेस होता है, बाकी जो कंसेप्ट होते हैं उनसे सिमिलर जो पॉइंट होते हैं उन पर क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। तो वो हम इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो पीडीएफ में मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आता है और आपको क्या याद रखना है। यानी ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, बहुत कम शॉर्ट में रखेंगे, लेकिन पीडीएफ को रीड जरूर कर लेना, क्योंकि पीडीएफ में ही वो कंसेप्ट है जिन पर आगे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। चलिए तो मैं बिना समय गवाए सीधा कर लेता हूं पीडीएफ ओपन, और फिर हम समझते हैं कि कैसे क्या हमें करना होगा। ठीक है, 7 to 8 वाला पीडीएफ दिस है। ठीक है, चलिए तो एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे आपकी स्क्रीन पर। दिस ये आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा। ये आपके बैच में आपने जो लिंक मैंने आपको जो प्रोवाइड करी है, उस लिंक को, जो महा रिवीजन की लिंक है ना, उसमें भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो लोगों ने लिया है। और क्वेश्चंस कैसे हैं भाई, देखो क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में नीचे आंसर, ये जो 2 है ना, इस 2 का मतलब होता है आंसर। वैसे आपने महा रिवीजन की पीडीएफ आपके पास होंगी, वहां से आप समझ गए होंगे कि 2 का मतलब क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब अंडर द टेबल टूल प्रॉपर्टी वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग ग्रिड लाइन प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, जो भी हैं। तो यानी हमें अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो टेबल को क्रिएट करना, टेबल में ऑपरेशन, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने पर हमें 2 टैब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से मिलते हैं, जिसका नाम डिजाइन और लेआउट है। तो डिजाइन लेआउट में क्या है, इस चीज की बात कर रहा है। तो ये 7 to 8 में रखा जाता है। चांस नहीं कि आपके एग्जाम में, जैसे जुलाई में नहीं आया था, सितंबर में नहीं आया, सॉरी मई में भी नहीं आया, तो हो सकता है आपके में भी नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो याद जरूर रखना है ये दोनों टैब जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे हमारे टेबल की जो वेरियस सेटिंग है या फिर हमारी ग्रिड लाइन है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें लेआउट टैब के अंदर मिलता है। वहीं डिजाइन की बात करें तो डिजाइन हमें डिजाइन टैब के अंदर 2 ही टैब आते हैं, इस चीज को बस ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, इसी का जो हम दूसरी, क्योंकि 2 टैब आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे प्रॉपर्टी, जैसे हमें टेबल को डिलीट करना, हमें टेबल में शिफ्ट कोई सेल इंसर्ट करनी, मर्ज करना है, सॉर्ट करना है, ये ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें लेआउट के अंदर मिलते हैं। बाकी डिजाइन से रिलेटेड हमें डिजाइन में मिलते हैं। जिसमें अगर हम टेबल के स्टाइल की बात करें, टेबल के स्टाइल ऑप्शंस की बात करें, तो वो हमें डिजाइन टैब के अंदर मिलता है, जिसका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लेकिन यहीं तक नहीं रुके हैं, इनको अपने आप को और आगे बढ़ाया है। कैसे? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैब इज इन
टेबल प्रॉपर्टी, यानी टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को जब हम ओपन करेंगे तो इनमें से कौन सा टैब हमें नहीं मिलेगा। अब ऑप्शन डील करोगे, कॉलम, टेबल, रो, सीट। अब कुछ लोग देखते ही लगा देंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं, क्यों? क्योंकि सीट का हमारे वर्ड में कोई रिलेशन है ही नहीं, सीट का संबंध होता है एक्सेल में। अगर आप ये सोच पाते तो ये 7 to 8 वाले क्वेश्चंस भी आप कर जाओगे, क्योंकि 7 to 8 में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस को पुराना रख के ऑप्शन को नया कर देते हैं, और कभी क्वेश्चन को नया करके ऑप्शन कुछ ऐसे देते हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन ऑप्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं उनको एलिमिनेट करिए कि ये तो हमारे उस क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज में नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ना पढ़ा हुआ टॉपिक भी आप कर जाओगे, क्योंकि 7 to 8 वाले क्वेश्चंस है वो जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपका वीक है उसी से आए, जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये टेबल प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स है, इसमें आपको टेबल, रो, कॉलम, सेल, और अब कुछ अगर सेल होता तो सेल का संबंध होता है लेकिन सीट का संबंध नहीं होता। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आया होता तो मोस्ट ऑफ द केस में आपके फंसने के चांसेस हो जाते। तो पहला कंसेप्ट हमने ये रखा है। दूसरा कंसेप्ट है हमारा मार्कअप वाला। वैसे मार्कअप के अलावा हमारा ट्रैक चेंज, रिव्यू पेन, वैल्यूज, ये सारे वो ऑप्शन है जो 7 to 8 में ही रखे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या है, ट्रैक चेंज का वो ऑप्शन जहां पर इन लाइन मार्कअप विथ फाइनल वर्जन, यानी इन लाइन जो फाइनल वर्जन में इन लाइन मार्कअप हमें नजर आती हैं तो वो हमारा ऑल मार्कअप होता है। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना इन चारों की डेफिनेशन पर, क्योंकि मार्कअप 4 है, सिंपल है, ऑल है, नो है और ओरिजिनल है। तो सिंपल का मतलब होता है जब हम ट्रैक चेंज लगाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में तो ट्रैक चेंज की जो ट्रैक चेंज होते हैं वो हमारे मार्जिन में रेड लाइन में डिफाइन देते हैं, यानी मार्जिन के अंदर जो रेड लाइन में ट्रैक चेंज डिफाइन दे वो सिंपल मार्कअप होता है। वहीं ऑल मार्कअप तो हमने क्वेश्चन में देखा कि फाइनल डॉक्यूमेंट में हमारा जो ट्रैक चेंज है विजुअल इन लाइन होता है, यानी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। लाइन डिनोट होती है हर एक मतलब ट्रैक चेंज के लिए, चाहे तो वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, फॉर्मेट हो, मूव हो या फिर कमेंट हो, ठीक है। ये हमारे ऑल का है। अगर हम नो की बात करें, नो का मतलब कुछ नहीं, यानी इसमें क्या होता है, सो द फाइनल डॉक्यूमेंट विदाउट ट्रैक चेंज, यानी इस नो मार्कअप में क्या होता है, जितने भी चेंजेस हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट में, अब आपको याद होगा जब ट्रैक चेंज अप्लाई होता है तो 5 ऑब्जेक्ट ट्रैक चेंज के रूम में जाते हैं, इंसर्ट, डिलीट, मूव, फॉर्मेट और कमेंट। इन ये जितने भी चेंज हुए नो में कोई दिखाई नहीं देगा। अगर हम ओरिजिनल की बात करें, ये जो डेफिनेशन है ना यहाँ पर जो मैंने लिखी है इंग्लिश में, यही एग्जाम में क्वेश्चन आती है, एज इट इज आती है, चेंज नहीं होता। इसीलिए यहां पर वही डेफिनेशन मैंने लिखने का प्रयास किया जिसके पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदाउट ट्रैक चेंज, यानी ओरिजिनल में आपके पास कोई मतलब क्या बोले, कोई ट्रैक चेंज नहीं दिखता लेकिन कमेंट जरूर दिखेगा। अगर कमेंट लगाए तो कमेंट दिखेगा, बाकी के 4 एलिमेंट हमारे ओरिजिनल में नहीं दिखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, रिसेंटली आपके जुलाई एग्जाम को ही उठा लो, मैंने ये 7 to 8 का आपके जुलाई एग्जाम में भी दिया था और आपको फिर से दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जुलाई में पूछा है, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आया। देखो ट्रैक चेंज का वो कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प है जो मार्जिन में रेड लाइन के साथ ट्रैक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। लिखा है ना विथ, ध्यान से पढ़ना, विथ रेड लाइन इन द मार्जिन, और देखना आप यही लिखा है विथ, ये नहीं, देखो ट्रैक चेंज विथ रेड लाइन इन द मार्जिन, यानी आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले ट्रैक चेंज विथ अ लाइन इन द मार्जिन, यहां पर भी वही लिखा है, डिस्प्ले ट्रैक चेंज विथ अ लाइन इन द मार्जिन। इसीलिए मैंने जो डेफिनेशन लिखता हूं वही एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 7 to 8, अब यहां से सिंपल का आ गया, ऑल का आ गया, नो और ओरिजिनल बचे हैं, जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन जो पूछे गए हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले, ये वह है बैलून्स के ऊपर, यह है बैलून्स के ऊपर जिसकी मैं ट्रैक चेंज में भी बात कर रहा था कि
वो कौन सा ऐसे कितने ऑप्शन है, जब हम बैलून्स को ड्रॉप डाउन मेनू ओपन करेंगे ट्रैक चेंज ग्रुप में तो कितने ऑप्शंस मिलते हैं, तो ड्रॉप डाउन मेनू हमें कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं, यानी सो ऑल रिवीजन्स इन लाइन, सो रिवीजन्स इन बैलून्स, सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। ठीक है, ये इसके अलावा इन तीनों का मतलब क्या होता है, मतलब भी मैंने लिख दिया है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल मार्कअप की तरह ही ये 7 to 8 में रखा जाएगा, यानी हर एक शिफ्ट में नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि इस पेपर में आ जाए, लेकिन अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या है, डिस्प्ले ऑल चेंजेस इन लाइन, मतलब जितने भी चेंजेस हैं वो हमें रेड में दिखते हैं, तो ये हमारे ऑल रिवीजन्स का है। बाकी सो बैलून्स पे लिखा है कि सो चेंज इन बैलून्स इन राइट मार्जिन, राइट मार्जिन में अगर हमें चेंजेस देखें बैलून्स में तो वो सो रिवीजन इन बैलून्स है। और ओरिजिनल की बात, सॉरी ओनली फॉर्मेटिंग की बात करें तो ओनली चेंजेस में जो फॉर्मेटिंग वही डिफाइन किया जाएगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देगा। तो तीनों मैंने ऑप्शन आपको समझा दिए। इसके अलावा है बारकोड के जो टाइप है ना, उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये मैंने आपको बताया आईबॉल है, तो आईबॉल में आपको पता है मैक्सी कोड पे पूछा जाता है। बाकी पीडी आपको बताइए, पीडी 417 हमारे आईडी कार्ड के रिगार्डिंग होता है। कोडा बार की अगर बात करें तो कोडा बार सेल्फ चेकिंग बारकोड होता है जो स्पेशली डिजाइन है रीड एंड रीड, जो कि प्रिंटेड हमारे पास जो मतलब जो प्रोडक्ट होती हैं उनको रीड करने की मतलब मदद करेगा हमारा बार कोड, मतलब रीड ऑन प्रिंटेड फॉर्म में रीड किया जा सके, तो ये स्पेशली डिजाइन है कोडा बार। कोडा बार की एक क्वालिटी ये भी थी कि हमारा जो यूज होता था स्टार्ट और एंड सिंबल के साथ हम इनका यूज करते थे। ठीक है, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुकेगा, ये भी मैक्सी कोड बताई दिया। डेटा मैट्रिक्स की बात करें तो कम जगह में, यानी स्मॉल जगह में अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी करना, ये हमारा डेटा मैट्रिक्स का। बाकी एज इट इज डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आपके पास जो रिवीजन वाला सेशन था वहां पर आप चेक कर सकते हो। वार कोड के टाइप पर भी क्वेश्चन आता है, जैसे वार कोड के टाइप पर तो बता दिए, वार कोड स्कैनिंग के ऊपर है जिसमें आप इसे भी देख लेना, तो ये स्कैनर के ऊपर क्वेश्चन, एक बार रीड करना, रीड करने से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलिए अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, ग्राफिक टैबलेट के टाइप पर। ये बहुत पॉपुलर है और हमेशा हुआ है। इस पहले क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, यानी वो कौन सा टैबलेट है जिसका उपयोग स्टाइलस कंटेन द पावर सेल्फ, यानी हमारा जो स्टाइलस होता है खुद ही पावर को क्या करता है, जनरेट करता है, तो और हमारे ट्रांसमिट द सिग्नल टू द टैबलेट। ठीक है भाई, तो इसका आंसर एक्टिव होगा। अगर आप डेफिनेशन को मैच करोगे ना तो एक्टिव की वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, यानी एक्टिव टैबलेट डिफर इज दैट स्टाइलस दैट यूज्ड कंटेन सेल पावर इलेक्ट्रॉन दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट अ सिग्नल टू द टैबलेट। तो मोस्ट ऑफ द केस में मैं भाई जितनी भी डेफिनेशन रखता हूं वो उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हाल ही में आप क्वेश्चन उठाएंगे तो पैसिव टैबलेट पे क्वेश्चन आया था, और पैसिव टैबलेट की डेफिनेशन है कि इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती, साथ ही साथ में इसमें 2 वायर होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ऑपरेट करता है ट्रांसमिशन और वर्टिकल ऑपरेट करता है रिसीविंग। ठीक है, लेकिन एक रैन टैबलेट भी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वायर जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है वो ओनली ट्रांसमिट के लिए यूज होते हैं। ये हमारे जुलाई नहीं, आई थिंक मई में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल की क्वालिटी ये है कि इसमें स्टाइलस के अंदर एक छोटा सा कैमरा होता है, इस चीज के हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम एक्स्टिव की बात करें तो एक्स्टिव में क्वालिटी ये होती है कि स्टाइलस के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साउंड जनरेट होता है, साउंड जनरेट के आधार पर वो हमारे ग्राफिक टैबलेट में जो भी फिगर होते हैं, ड्रॉ होते हैं, वो सारी चीजें करता है। और कैपेसिटिव का तो पता ही है, ह्यूमन के टच जो टच स्क्रीन की तरह काम करे, उंगली से आप चला पाए, वो हमारा कैपेसिटिव होता है। बॉडी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है आपके जुलाई का, यानी पैसिव टैबलेट को जनरेट करता है। तो पैसिव टैबलेट आपको पता है कौन से सिग्नल होते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सिस्टम कॉल, भाई सिस्टम कॉल तो ये
फिगर है, ये आपके पास कंप्लीट लिस्ट है। तो लिस्ट क्या था, सिस्टम कॉल देखो विंडोज के साथ साथ यूनिक्स और लाइनिक्स के भी पूछे जाते हैं। तो इस लिस्ट में कॉलम में हमारे पास विंडोज है, इस कॉलम में हमारे पास यूनिक्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैंने सिस्टम कॉल का सेपरेट यूट्यूब पर भी सेशन लिया, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको करना देखना है तो बाकी क्वेश्चन यहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला है एक्सेल के फंक्शंस। तो एक्सेल के फंक्शन की दो कैटेगरी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, या तो किसी फंक्शन का डेफिनेशन पूछा जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, दूसरा कंसेप्ट आता है किसी फंक्शन को देके उसकी कैटेगरी पूछ लें कि ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। जैसे अगर हम देखें तो हमें रिटर्न द कोसाइन ऑफ नंबर, नंबर का कोसाइन रिप्रेजेंट करना है तो अ कोसाइन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसी प्रकार इनवर्स हाइपरबोलिक कोसाइन और नंबर, कोसाइन नंबर का हमें इनवर्स चाहिए तो उस केस में हम यूज करते हैं अ कॉस फंक्शन को। तो ये वो फंक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एज अ डेफिनेशन बेसिस पर। और आपने जितने ही फंक्शन पढ़े हैं, चाहे मैथ्स में पढ़ो, आपने टेस्ट में पढ़े हो, लॉजिकल में पढ़े हो, स्टैटिकल में, आपने इंफॉर्मेशन में, मैंने हर एक कैटेगरी में कुछ न कुछ फंक्शन आपको पढ़ाए हैं, उनके आधार पर आप जाओगे तो फंक्शन की कैटेगरीज आप वहां से कवर कर जाना भाई। ठीक है, चलिए इसके अलावा डिजिटल इमेज से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी बहुत दिनों से ये नहीं आया है, वो भी रिडंडेंसी के ऊपर। रिडंडेंसी में देखो कोडिंग होता है, इंटरपिक्सल स्पेशल रिडंडेंसी, इंटरपिक्सल टेम्परल होता है, और ठीक है। तो रिडंडेंसी अभी बहुत दिनों से रिपीट नहीं हुई, इसके दो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो जिन स्टूडेंट को भाई देखना है तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो ये हमारे पास रिडंडेंसी के ऊपर। इसके अलावा मॉडेम की बात करें तो मॉडेम में हमारा मॉड्यूलेशन की तीन प्रोसेस होती हैं, फेस मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड और हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम वेव ऑफ फेस की बात करें तो फेस मॉड्यूलेशन, वेव ऑफ अगर सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की बात करें तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये तीनों टर्म को याद रखना। बाकी स्पूपिंग आप लोग समझ गए होंगे, स्पूपिंग मतलब बायोमेट्रिक से हो रही है, बायोमेट्रिक। अगर इंटरनेट पर हो रही तो आईपी हो जाएगा, ईमेल से रिलेटेड हो रही तो ईमेल से रिलेटेड आपकी क्या होती है, स्पूपिंग होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक बार ये क्वेश्चन दिया था, मुझे याद नहीं किस सेशन में दिया था, और सेम कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट हो गया था। तो हमारा स्पूपिंग में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये टर्म है ना, जैसे क्रैक अटैक है, तो क्रैक अटैक क्या करता है सर, WP2 को ब्रेक करता है। तो इस टर्म को अगर आप पकड़ के जाओगे तो ये काफी मदद कर देगा। मैंने यहाँ पे बायोमेट्रिक स्पूपिंग की डेफिनेशन भी आपके लिए डाल दी है, आप उसे भी रीड कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर डेटा कंप्रेशन मेथड पे, आपको पता है डेटा कंप्रेशन मेथड आपने या फिर प्रोसेस दो ही पढ़ी है, लॉजी या लॉसलेस। लॉसलेस की बात करें तो जिसमें डेटा रिवर्स हो जाता है, जिसे हम रिवर्सेबल भी कहते हैं, और लॉजी में इरिवर्सेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों देखो, लॉसलेस कंप्रेशन में हमारे पास जो एल्गोरिथम है, जो मेथड है, उसमें रन लेंथ है, लैंप जिप बैल है, हाफमैन कोडिंग है, अर्थमेटिक कोडिंग है, ये हमारे लॉसलेस कंप्रेशन में आता है। वहीं लॉजी में बात करें तो ट्रांसफर कोडिंग है, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म है, और फ्रैक्चरल कंप्रेशन है। तो इन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इन पर इनकी डेफिनेशन पर नहीं पूछने के चांसेस है, सिर्फ इस क्वेश्चन के बेस पे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा लॉसलेस कंप्रेशन का मेथड है या फिर नहीं है। तो इस केस में अगर आप जाओगे तो वहां से हो जाएगा। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन और देखा गया है, आप इसे भी समझ सकते हैं, आपके साउंड से रिलेटेड। वैसे मुझे इसका चांस कम लग रहा है, फिर भी एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ये आया था कि डैश कोडिंग ऑडियो स्पीच का उपयोग करके कंप्रेशन टेक्निक है, जिसके तहत ऑडियो स्पीच सिग्नल को विभिन्न मापदंड के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो आंसर था आपका आंसर है आपका पैरामेट्रिक, इसका आंसर पैरामेट्रिक है। बाकी अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था परफेक्चुअल के ऊपर, जिसमें ऑडियो कोडिंग की बात करता है, कंप्रेशन टेक्निक ही है, लेकिन ऑडियो सिग्नल के लिए ये हमारा क्या करता है, ह्यूमन जिस सिग्नल को सुन नहीं पाता, जो इम्परफेक्ट होती है, उनको कंप्रेस करने का काम करता है हमारा परफेक्चुअल। ठीक है, इसके अलावा दो टर्म और मैंने रखे हैं, वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज को यहां पर मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि वोल्टेज
उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, यूपीएस को जरूर याद रखना। यूपीएस की फुल फॉर्म बताए, यूपीएस के टाइप भी दिए, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये एक चीज याद रखना, ये हमारा यूपीएस होता है, ठीक है, यूपीएस है ये। यूपीएस में आपको पता है पावर कौन सी दी जाती है सर, एसी पावर दी जाती है। और हमारे कंप्यूटर में यूपीएस पावर कौन सा देता है सर, वो भी एसी देता है, ठीक है। लेकिन यूएसबी का जो मैकेनिज्म है उसे देख लेना। जैसे ये हमारा यूपीएस है, यूपीएस में चलो क्या होती है सर, बैटरी होती है, ये हमारा यूपीएस है। यूपीएस में आपको पता है यहाँ पर बैटरी है, लेकिन बैटरी के लिए यहाँ से आप जाओगे, जैसे एसी से एसी पावर को हमारे डीसी, क्योंकि बैटरी को डीसी पावर चाहिए, एसी पावर को डीसी पावर में जो कन्वर्ट करता है वो चार्जर होता है, ठीक है ना। और इस डीसी पावर को, बैटरी में डीसी पावर है, तो इस डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करे तो वो इन्वर्टर होता है। तो ये दोनों टर्म याद रखना। बाकी अगर आप इनके टर्म के साथ जाना चाहते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उसे भी डील कर सकते हो। कंप्लीट पीडीएफ आपको महा रिवीजन का जो लिंक है हमारे पास, वहां पर आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, उस पीडीएफ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना। और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। जितना आपने पढ़ा है उतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से जाते हैं। लेकिन सेकंड साइकिल का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि बिना सेकंड साइकिल के आप एग्ज़ाम को सही समय से फिनिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस हो सकता है थोड़ा अप एंड डाउन्स हो जाए, 11:15 बजे पेपर खत्म होगा, थोड़ा सा हो सकता है 12 बजे हम एनालिसिस करें, या दोनों शिफ्ट का एक साथ करें। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अपडेट रहना, पहली शिफ्ट का मैं वहां पर कुछ न कुछ आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा भाई, ठीक है। यानी पहली शिफ्ट का हो सकता है मैं एनालिसिस ना कर पाऊँ, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना भाई। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।